गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय डुलगच विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी सहकुशल होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास की शुरुआत हम एक स्टोरी से करेंगे और स्टोरी है, एक बार क्या होता है कि एक पंडित जी एक मूर्तिकार के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे भगवान की मूर्ति बना के दीजिए। ठीक है। अब जैसे ही वो मूर्ति बनाना शुरू करता है, एक पहले पत्थर को उठाता है, मूर्ति बनाना शुरू करता है और उस मूर्ति पर, उस पत्थर पर जैसे ही वो छेनी हथौड़े से वार करने की शुरुआत करता है, वार करना शुरू करता है, मतलब उस पत्थर को भगवान की मूर्ति की एक शेप देना शुरू करता है। इसमें मूर्ति से आवाज आती है, प्लीज स्टॉप इट। मूर्तिकार पूछता है, वाई, क्यों भी, क्यों रुक जाऊं, मुझे अपना काम करने दीजिए। क्या प्लीज स्टॉप इट, मुझसे ये दर्द महसूस नहीं हो रहा। ठीक है। अब वो उस पहले पत्थर को उठा के साइड पे रखता है और दूसरा पत्थर उठाता है और दूसरे पत्थर पे लगातार वो अपने छेनी हथौड़े से वार करता रहता है, मतलब शेप देना शुरू करता है, जारी रखता है। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद उस मूर्ति, उस पत्थर से आवाज नहीं आती। मूर्तिकार खुद पूछ लेता है, क्या आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा। ठीक है। तो वो पत्थर, उस मूर्ति से आवाज आती है, दर्द महसूस हो रहा है लेकिन प्लीज कैरी ऑन, लगे रहिए। ठीक है ना। तो वो मूर्ति एक बढ़िया मूर्ति बन के तैयार होती है। जब वो पंडित जी उस मूर्ति को लेने आते हैं, वो अचंभित हो जाते हैं, भी इतनी जबरदस्त, इतनी बढ़िया मूर्ति तैयार करके दी है। ठीक है। और जब मूर्ति वापस लेके जाते हैं तो उस पत्थर पे, उस आधी अधूरी मूर्ति, मतलब उस जो पहला पत्थर था उस पे निगाह जाती है, उस पे नजर जाती है और जाते हुए वो क्या बोलते हैं, क्या मैं इस पत्थर को ले जा सकता हूं। तो मूर्तिकार बोलते हैं, आप इसे ले जा सकते हो, पर ये बताइए आप इसका करेंगे क्या। ठीक है। तो वो पंडित जी जवाब देते हैं कि ये नारियल फोड़ने के काम आएगा। अब वो मूर्ति तो रखी जाती है मंदिर के अंदर और उस पत्थर को रखा जाता है मंदिर की पूजा, मंदिर के अंदर जिस भगवान की पूजा होती है उससे ठीक बाहर। ठीक है। अब जो भी, जितने भी श्रद्धालु आते, जितने भी भगत आते, वहां पर मंदिर के अंदर भगवान की पूजा की जाती। ठीक है। और जितने भी श्रद्धालु आते साथ में नारियल लेके आते और नारियल फोड़ते उस पत्थर पे। ठीक है। और उस पत्थर को खूब दर्द होता। ठीक है। अब 1.5-2 महीने बाद वो पत्थर, जिस पत्थर पर नारियल फोड़ा जाता है, हर कोई आता, हर कोई श्रद्धालु आता और उस पे नारियल फोड़ता, आवाज आती खटैक, जय जगदम्बे जय अंबे, आवाज आती खटैक, जय अंबे जय जगदम्बे। ठीक है। और वो लगातार दर्द महसूस करता। 1.5-2 महीने बाद वो पत्थर उस मूर्ति से पूछता है, कौन सी मूर्ति से, जो मंदिर में रखी हुई है, वो मंदिर में रखी हुई जो मूर्ति है उससे पूछता है, वारे पत्थर, वारे मूर्ति, वारे भगवान, तेरी क्या जिंदगी है, कमाल की जिंदगी जी रहा है। हर कोई आता है, प्रणाम करके चला जाता है, तेरी पूजा करके चला जाता है, तुझे नतमस्तक करके चला जाता है, और मुझे हर कोई आता है, जो भी कोई श्रद्धालु आता है, भगत आता है, तो नारियल फोड़ के चला जाता है, मेरी पिटाई करके चला जाता है। ठीक है। तो मूर्ति का, उस पत्थर जो मूर्ति बन चुकी है, जो भगवान बन चुकी है, वहां से आवाज आती है कि मुझसे पहले ये मौका तुझे मिला था। ठीक है ना। तो इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, पहला तो यहां से ये सीखने को मिलता है कि आपको जो भी मौका मिला है, जो भी मौका, इन द सेंस आपको पढ़ने के लिए ये जो मौका मिला है, इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा लीजिए। ठीक है ना। लोग इस मौके के लिए तरसते हैं। ठीक है। भगवान हर किसी को पढ़ने के लिए मौका नहीं देता, पढ़ने के लिए दुनिया मोहताज बैठी है। ठीक है ना। आपको बेहतरीन मौका मिला है, भगवान के घर से मौका मिला है, इसका फायदा उठा लीजिए, एक बढ़िया तैयारी करके कुछ बन जाइए, सफलता हासिल कर लीजिए। ठीक है। आगे अब दूसरी शिक्षा यहां से क्या मिलती है कि लगातार आपकी लाइफ के अंदर, अपनी रियल लाइफ के अंदर जो भी मुसीबतें आ रही हैं, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसका आप हौसले से सामना कीजिए और लगातार उस पर मेहनत करते जाइए। वो स्ट्रगल, वो संघर्ष
वो आपको एक दिन भगवान बना देगा, जैसे उस दूसरे वाले पत्थर को भगवान बना दिया। उस भगवान की पूजा हो रही है। और जब आप अपनी सफलता हासिल कर ली, जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो, तब लोग पूजते हैं, समाज आपका आपको पूजता है, परिवार आपको पूछता है, किसी भी फंक्शन में जाते हो आपका अलग से इंट्रोडक्शन होता है। अगर एज ए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाते हो, ठीक है ना, आप बेरोजगार होते हुए कहीं जाके देखो, कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाएगा, आप इंट्रोडक्शन करवाने वाले में से होंगे, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन करने वाले में से होंगे, करवाने वाले में से नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि लोग आपको आपका जो इंट्रोडक्शन है करवाएं, उस भीड़ में नहीं खड़े रहना भी इंट्रोडक्शन करने वाले में से, ठीक है ना। तो लगातार मेहनत करते जाइए। अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ आती है सफलता की ओर जाते हुए, तो उसका हौसले से सामना कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ सामना कीजिए, ठीक है ना। हौसला, धैर्य, विश्वास, कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। क्या रख जिगर में हौसला, एक दिन मुकद्दर भी तेरा गुलाम होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, ठीक है, राज्य व्यवस्था, उसके अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी, तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी को जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो उसका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसको समझने के लिए हिस्ट्री के जो अंतिम जो दौर होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। जितने भी एक्ट हैं, जो भी कंपनीज आई, उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी चीज को समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। हाँ जी, पॉलिटी के अंदर इससे पहले जो हमने किया था, आज तो करेंगे क्राउन रूल, ठीक है। इससे पहले हमने जो किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट्स में, 2 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और 2 भाग कौन सा, फर्स्ट है जो भाग, वो है कंपनी रूल, ठीक है। कंपनी रूल का जो टेन्योर था 1773 से 1858, ठीक है। और उससे पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह सारा कुछ कर लिया था, ठीक है। तो आज की शुरुआत हम सेकंड पॉइंट, मतलब आज के पहले पॉइंट क्राउन रूल से करेंगे, जिसका जो टेन्योर है, इसका जो टेन्योर है वो लिख लीजिए 1858 से 1947। अब यहां पर इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगभग अपना अधिकार जमा चुकी है, ठीक है। यहां पर लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइट है, वो अधिकार है, वो जमा चुकी है। यहां पर ट्रेड कम हो गया बिल्कुल भी। अब उसने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो डिपार्टमेंट है वो संभाल चुके हैं, ठीक है। यहां पर इसका जो टेन्योर है 1858 से 1947, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले एक एक्ट पारित होता है, एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन बनेगा कि इस एक्ट को पास किसने किया, ठीक है। तो इस एक्ट को पास किया क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। और उस समय क्वीन ऑफ ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन की जो महारानी थी वो कौन थी, ठीक है। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, नाम है क्वीन विक्टोरिया, नाम है क्वीन विक्टोरिया। इसने इसको पास किया, पारित किया, कब किया, 1858 में, ठीक है। और अब यहां से सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को और किस नेम से जाना जाता है, हाँ जी, किस नेम से जाना जाता है, लिख लीजिए प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, प्रोक्लेमेशन ऑफ, हाँ जी लिख लीजिए, हाँ जी लिख लीजिए प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। अब और क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, 1858 का इंडिया एक्ट जो
पढ़ा गया, पब्लिकली पढ़ा गया, वो कहां पर और कौन से पाक में और किसके द्वारा वो पढ़ा गया। ठीक है, तो वो देख लीजिए। अब वो पब्लिकली पढ़ा गया इलाहाबाद, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। और ये किसके द्वारा पढ़ा गया? और ये पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, क्योंकि उस समय ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पब्लिकली पढ़ा। कहां पर है? इलाहाबाद के मिंटो पार्क के अंदर। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट जितना भी पढ़ाया गया अभी तक समझ लग रहा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इसके अंदर एक्ट 1858 के बाद अब एक्ट आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसके अंदर क्या क्या चीजें पारित की गई, क्या क्या किस किस चीज के प्रावधान थे, क्या क्या इसकी प्रस्ताव था। ठीक है ना। हाँ जी, तो फर्स्ट देख लीजिए, वायसराय ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू डिक्लेयर एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहते हैं अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश को क्या कहा जाता है? क्या चीज है ये? अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है, एक प्रकार का लॉ होता है। ठीक है, अब ये वो कानून होता है, ये वो कानून होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ ही समय के लिए, 4 5 6 7 महीने के लिए एक कानून बनाया जाए, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कहा जाता है। और उस ऑर्डिनेंस, उस अध्यादेश की जो पावर मिल गई थी, किसे मिल गई थी? वायसराय ऑफ इंडिया को। और कब मिली? 1861। और उस समय वायसराय जो थे, वायसराय ऑफ इंडिया, वो थे लॉर्ड कैनिंग, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर देख लीजिए एज ए वायसराय ऑफ इंडिया, वो है 1858 टू 1862। ये इनका टेन्योर है। किनका टेन्योर है? उस समय के वायसरॉय ऑफ इंडिया, नाम है लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है, हमारा पॉइंट है 1885 कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो 1885 बात करते हैं कांग्रेस की। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात ये आती है कि ये इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो कब हुआ। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट सेशन था। ठीक है, हाँ जी, इसका जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो लिख लीजिए, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। स्टैब्लिशमेंट जो इसका होता है 28 दिसंबर 1885 इसका स्टैब्लिशमेंट होता है। और किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? वो होता है ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस का जो फाउंडर था वो कौन था, तो आप बढ़िया से जवाब दोगे। अब वो जवाब है ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि ये उस समय क्या था। ठीक है ना, उस समय ये रिटायर हो चुका था। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो कि ये रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर, रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर था ये। कौन? ए ओ ह्यूम। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई, इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ ए ओ ह्यूम के द्वारा हुआ। कहां पर हुआ? ठीक है, तो ये हुआ बॉम्बे के अंदर। ये हुआ स्टूडेंट्स बॉम्बे में। बॉम्बे में कहां पर? लिखिए, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत संस्कृत कॉलेज में, जो कि बॉम्बे के अंदर
बॉम्बे के अंदर है, ठीक है। और इसका जो स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके फर्स्ट सेशन में भी हुआ। और फर्स्ट सेशन कब होता है, 28 दिसंबर, ठीक है। कब होता है, 28 दिसंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस समय तो इसे कहते थे कांग्रेस, ठीक है, लेकिन आज इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, आज इसका जो नाम है अब वो है INC, ठीक है। क्या नाम है, INC। INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आता है और आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि सी के साथ, सी मतलब कांग्रेस के साथ, सी मतलब कांग्रेस के साथ, ये वाला सी, ठीक है। हाँ जी, INC, सी मतलब कांग्रेस के साथ। I और N कब लगा और किसके द्वारा ये लगाया गया, ठीक है। तो लिखिए, ये 1891 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये दो शब्द सी के साथ जोड़े गए, IN मतलब IN, ठीक है। IN मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कांग्रेस से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कब होती है, तो हमारा जवाब है 1891, ठीक है। और किसके द्वारा की जाती है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। अब जैसे 1858 में एक्ट आया, उसके बाद 1861 में एक्ट आया, उसके बाद एक्ट आया 1892, ठीक है। 1892 ये कौन सा है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट की मैं आपको बात बता देता हूं कि हमने एक अभी एक्ट किया था 18 एक्ट किया था हमने 1858, उसमें यह भी प्रावधान था, यह भी प्रोविजन पास हुआ था कि 1858 से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूं जो 24 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को मर्ज करके एक अलग से नेम दे दिया गया, वो नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या नाम दे दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। क्या नाम दे दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनेगा, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनेगा, तो वो बनेगा मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर क्या बनेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, वहां पर एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल की स्थापना की गई और उसका नाम है इंडियन काउंसिल, ठीक है। उसका नाम है इंडियन काउंसिल, ठीक है ना। कौन सी की गई, इंडियन काउंसिल। उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिए, इसी एक्ट के अंदर क्या कहा गया, इस एक्ट के अंदर द वर्ड इलेक्शन वाज यूज्ड, मतलब पहली बार इलेक्शन नाम का जो शब्द है, जो वर्ड है, किसमें यूज हुआ, वो यूज हुआ कौन से एक्ट में पास किया गया, वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। नेक्स्ट, इंडियन गॉट राइट टू डू डिबेट ऑन बजट, ठीक है, बट दे डिड नॉट गेट द राइट टू वोट, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर जो भारतीय हैं, भारतीय बजट पर क्या कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर मतदान नहीं कर सकते।
एक तरह का ये कौन सा एक्ट माना जाता है? यहां पर कहा गया ये जो एक्ट है भारतीयों को थोड़ी राहत देने वाला एक्ट है। क्या राहत दी गई कि यहां पर ये क्या कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बजट पे बहस कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वोट नहीं किया जा सकता, वोट नहीं कर सकते, ये इसके अंदर अधिकार नहीं दिया इन्हें। ठीक है, और फर्स्ट कौन सा था? द वर्ड इलेक्शन वाज यूज्ड। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हाँ जी, अब ये 1905 क्या आ रहा है, इसके अंदर क्या हुआ? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ये बंगाल का जो विभाजन करवाया ये किसने करवाया या किसने किया? ठीक, लिख लीजिए आप, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसका जो टेन्योर है वो लिख लीजिए, लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर रहा वो 1899 से 1905। बंगाल विभाजन के बाद इसे इस पोस्ट से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ते, डिटेल में अपने हिस्ट्री के दौरान पढ़ेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, 1906 में किसका स्टैब्लिशमेंट होता है? मुस्लिम लीग का स्टैब्लिशमेंट होता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो अपन हिस्ट्री के दौरान पढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, अब मुस्लिम लीग की जो स्टैब्लिशमेंट होता है ये बता देता हूं किसके द्वारा किया गया। ठीक है, इसका जो स्टैब्लिशमेंट किया गया सलीम उल्लाह खान, सलीम उल्लाह खान के द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, एक और पर्सन थे जो इनके फाउंडर हैं, किसके? मुस्लिम लीग के, नाम है आगा खान। तो इन दो पर्सन्स के द्वारा, दो फाउंडर्स के द्वारा इसकी फॉर्मेशन की गई। किसकी फॉर्मेशन की गई? ये मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की गई। कब हुई इसकी फॉर्मेशन? तो ये हुई 1906 में। अब नेक्स्ट पॉइंट है 1907। ठीक है, 1907, इससे पहले हम कांग्रेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम कांग्रेस पढ़ चुके हैं, तो ये भी 1907 है, ये सेशन हुआ, ये कॉन्फ्रेंस हुई। किसकी कॉन्फ्रेंस होती है? ये कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस की। कहां पर? सूरत के अंदर। कहां पर? सूरत के अंदर। कब होती है? 1907 में होती है। कि ये पहले आप बता चुके हैं कांग्रेस के बारे में, कि अब क्यों बताया जा रहा है? अब ये बताया जा रहा है, यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि कांग्रेस के जो पार्टीशन हुए, कांग्रेस जो दो भागों में डिवाइड हुई, बांटी गई, कब? वो 1907 में बांटी गई। कब? 1907 में बांटी गई। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, दो भागों में बंट गई, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। ठीक है ना? उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा। हाँ जी, इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं 1917 में क्या हुआ? एक प्रोक्लेमेशन, मतलब एक घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? घोषणा का नाम क्या है? मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन। मॉन्टेग्यू के द्वारा एक घोषणा की गई कि इसके अंदर ये बताया गया कि जो भारतीय हैं उसे हम डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। इसके अंदर ये बताया गया डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश की रहेगी, और प्रांत के अंदर हम क्या कर देंगे? प्रांत के अंदर, कुछ प्रांतों के अंदर भारतीयों को अधिकार दे देंगे, और कुछ लेजिस्लेटिव, ठीक है ना, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अधिकार दे देंगे, राइट्स दे देंगे, और इनको, हाँ जी, और इनको यहां पर अधिकार दे दिया जाएगा। किनको? भारतीयों को। कहां पर? भारत के अंदर जो प्रांत है इनको अधिकार दे दिया जाएगा, इनकी सरकार बना दी जाएगी। लेकिन उस सरकार, वो जो सरकार है, वो जो गवर्नमेंट है, किसके अंडर वर्क करेगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वर्क करेगी। ठीक है ना? तो ये भी भारतीयों को बिल्कुल कतई मंजूर नहीं था। ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। ये कौन सा एक्ट? रिफॉर्म मतलब सुधार एक्ट, सुधार अधिनियम। इससे पहले जितने भी एक्ट हुए हैं, जितने भी चार्टर एक्ट हुए हैं, उसके अंदर जो सुधार करने की जरूरत थी वो इसके अंदर की गई। और क्या सुधार किया गया, क्या रिफॉर्म किया गया?
ये सैलरीज एंड अलाउंसेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिज काउंसिल वाज स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम ब्रिटेन। इससे पहले हमने 1833 में हमने पढ़ा था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी सैलरीज जो है, अलाउंसेस जो हैं, अब वो कहां से आएंगे? अब इंडियन रेवेन्यू से आएंगे, ठीक है ना, इंडियन रेवेन्यू से आएंगे। इससे पहले वहां के जो इनकी सैलरी आती थी, इनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वहां पर गवर्नर था, और वहां पर गवर्नर था और उसके बाद डायरेक्टर था, उसकी सारी की सारी जो सैलरीज आती थी, अलाउंसेस आते थे, कहां से आते थे? ब्रिटेन से आते थे, ठीक है। लेकिन 1833 में ये एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई कि इसकी जो सैलरी आएगी, अलाउंसेस जो आएंगे, वो कहां से? इंडिया के रेवेन्यू से दिया जाएगा। लेकिन अब फिर से अमेंडमेंट की जाती है, एक्ट के अंदर सुधार किया जाता है, और जो उसकी सैलरीज है, अलाउंसेस है, किसके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसकी काउंसिल की कौन पे करेगा? अब वो कहां से आएगी सैलरीज एंड अलाउंसेस? तो ये आएगा ब्रिटेन से, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अडॉप्टेड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कौन सा सिस्टम अपनाया गया, स्वीकार किया गया? तो वो है डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम का मतलब क्या आपने कभी वाइस प्रेसिडेंट को वोट डाला है? बिल्कुल नहीं डाला। क्या हमने कभी प्रेसिडेंट को वोट डाला है? बिल्कुल नहीं डाला। तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट किसे कहा जाता है? आपने एमपीज को वोट डाला होगा, हमने एमएलए को वोट डाला होगा, हमने एमसी को वोट डाला होगा, और कुछ ग्रामीण लोगों ने सरपंच को वोट डाला होगा, ठीक है ना। तो जिससे हम डायरेक्ट वोट डालते हैं वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। और जिन्हें हम वोट नहीं डालते वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। इनडायरेक्ट वोट सिस्टम कैसे कहा जाता है कि हमारे उन्हें वोट कौन डालता है? प्रेसिडेंट को वोट कौन डालता है? इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम मतलब इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर कौन आता है? एमपीज, एमएलए और एमपीज उन्हें वोट करते हैं, और एमपी और एमएलए किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? वो हम आम नागरिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो उस सेंस को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट, कि हमारे द्वारा चुना हुआ कैंडिडेट आगे किसी कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहा है, चुन रहा है, ठीक है। तो इस सेंस को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम कहेंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के अंदर क्या रिफॉर्म हुआ? और सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, इसके अंदर 2 हाउस बनाए गए, ठीक है। 2 हाउस मतलब 2 सदन बनाए गए, और वो पहला जो सदन है वो है स्टेट काउंसिल। पहला जो सदन है स्टेट काउंसिल, ठीक है, पहला जो सदन है स्टेट काउंसिल, और इस के जो मेंबर थे, ठीक है, स्टेट काउंसिल के जो मेंबर थे 60, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे 145, ठीक है, इसके मेंबर जो थे 145, ठीक है। और स्टेट काउंसिल को क्या कहा गया? अपर हाउस। क्या कहा गया? अपर हाउस कहा गया, ठीक है। स्टेट काउंसिल को क्या कहा गया? अपर हाउस, ठीक है। अपर हाउस आज के समय में कौन से सदन को, कौन से हाउस को कहा जाता है? तो वो राज्यसभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, ठीक है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहा गया? तो लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा गया लोअर हाउस, और लोअर हाउस आज के समय में किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? लोकसभा को। किसे कहा जाता है? लोकसभा को, ठीक है। और स्टेट काउंसिल किसे कहा जाता है? राज्यसभा आज के समय में, ठीक है। राज्यसभा की जो सीट्स है वो हमेशा कम होती है, और लोकसभा की सीट्स हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। जो निम्न सदन है उसकी सीट्स जो है हमेशा ज्यादा होती है, जैसे ये यहाँ पर, ठीक है। राज्यसभा की सीट्स हमेशा कम होती है, जैसे यहाँ पर ये 60 है, और जो ज्यादा वो है 145, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोविजन ऑफ फाउंडेशन, ठीक है।
प्रोविजन ऑफ फाउंडेशन, और ये प्रोविजन ऑफ जो फाउंडेशन है वो भी किस में आता है, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट में आता है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, तो यहां पर प्रस्ताव किया गया था, प्रस्तावना की गई किसके लिए, फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टाइम सेंट्रल बजट वाज सेपरेट फ्रॉम द स्टेट बजट। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो बजट है वो प्रांतों से, स्टेट से अलग आने का यहां पर प्रावधान रखा। इससे पहले जो बजट आया करता था वो एक साथ आता था, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, ए डायरेक्टिव वाज अप्लाइड इन प्रोविंसेस प्रांतीय, प्रांत, स्टेट, ठीक है। डायकी, डायकी किसे कहा जाता है, द्वैध शासन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, द्वैध शासन को। अब द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन उसे कहते हैं जैसे सेंटर है, सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, ब्रिटिश की, और जो प्रांत है, प्रांत के अंदर दो लोगों की गवर्नमेंट बना दी जाती है, एक थे भारतीय, दूसरे थे ब्रिटिश, दूसरे थे अंग्रेज, ठीक है। अब अंग्रेजों के पास कैबिनेट का कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, अब वो देख लीजिए, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसे ध्यानपूर्वक कीजिएगा, और वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं, द्वैध शासन कितने लोगों को बांटा गया, दो लोगों को। फर्स्ट थे इंडियन, सेकंड कौन थे, ब्रिटिश, ठीक है। सेकंड कौन थे, ब्रिटिश थे। और ब्रिटिश के पास कौन कौन सा कैबिनेट मंत्रालय या कैबिनेट मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, कौन सा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और सेकंड है एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और उसके बाद है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, उसके बाद है पुलिस डिपार्टमेंट, के बाद है पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इस तरह के ये डिपार्टमेंट किसके पास रहे, ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश जो लीडर थे, ब्रिटिश उस समय जो नेता थे, उनके पास था, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय, इंडियन की बात करते हैं। इंडियन के पास कौन सा, किस तरह के डिपार्टमेंट थे, एक तो था इनके पास महिला विकास मंत्रालय, ठीक है, और दूसरा था इनके पास फैमिली वेलफेयर। एक था महिला विकास मंत्रालय और दूसरा था फैमिली वेलफेयर। अब बढ़िया बढ़िया जो डिपार्टमेंट थे जिससे सरकारें चलती हैं, देश चलता है, वो तो रख लिए अपने पास, ठीक है। और इंडिया को बोला भी अपने परिवारों के कल्याण के लिए डिपार्टमेंट संभालिए, ठीक है, महिला विकास मंत्रालय संभालिए, ठीक है ना। हम राज करेंगे और आप जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो दे दिया गया, भारत अपनी जनसंख्या बढ़ाते नहीं, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, 1929 के अंदर जो लाहौर सेशन हुआ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो लाहौर सेशन हुआ वो लिख लीजिए। लाहौर सेशन कब हुआ, 1929 में हुआ, ठीक है। लाहौर कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था, इस सेशन के दौरान एक एक्ट पास होता है जो कि ये लाहौर के अंदर होता है। 1929 में एक एक्ट पास होता है, अब वो एक्ट है सेल्फ रूल, मतलब स्वराज। यहां पर एक्ट पास हुआ कि भारतीय स्वराज चाहते हैं, भारतीय सेल्फ रूल चाहते हैं, ठीक है। ये एक्ट पास हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एक्ट पास होने के बाद 26 जनवरी 1930 में लाहौर के अंदर रावी, लाहौर के अंदर रावी रिवर के किनारे
हमारे जो भारतीयों का जो झंडा, जो तिरंगा था, वो वहां पर फहराया गया, ठीक है ना। और घोषणा कर दी, डिक्लेयर कर दिया कि अब हम सेल्फ रूल चाहते हैं, और आज के बाद हमारा जो भी संग्राम होगा, जो भी युद्ध होगा, जो भी मूवमेंट होगा, आंदोलन होगा, वो किसके लिए होगा? वो स्वतंत्रता के लिए होगा, और वो आजादी के लिए होगा, ठीक है ना। यहां पर डिक्लेयर कर दिया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहां पर ये एक्ट पास हुआ? लाहौर सेशन में, कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस होती है 1929 में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही जटिल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट पास होता है। हाँ जी, एक्ट कब पास होता है? एक्ट पास होने का रीजन क्या है? एक्ट पास होने का रीजन ये है कि आप ये देखिए, यहां पर टाइकी जो द्वैध शासन लागू कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया? 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में किया गया। और ये कब तक चला? ये चला 1935 तक चला। कब तक चला? 1935। कब लगा, कब लागू किया गया, कब अप्लाई किया गया? 1919 में, 1919 में, ठीक है। अब इस डायकी सिस्टम मतलब द्वैध शासन को वेरीफाई करने के लिए ब्रिटेन से एक कमीशन बनाया जाता है, एक कमीशन आता है, ठीक है। और वहां पर यह क्वेश्चन बनेगा कि ये कमीशन जो बताया गया कि ये हर 10 वर्ष बाद इंडिया आया करेगा, हर 10 वर्ष बाद इंडिया आया करेगा। किसके लिए? द्वैध शासन, डायकी जो है उसको वेरीफाई करने के लिए। कब लागू हुआ? 1919 में। अब 10 वर्ष बाद क्या आ जाएगा? 1929, ठीक है। अब वो कमीशन 1929 में नहीं आया, 10 वर्ष बाद, वो इससे 2 वर्ष पहले ही बन गया। क्यों नहीं आया 10 वर्ष बाद? 2 वर्ष पहले क्यों आया? क्योंकि उस समय ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन थे। इलेक्शन होने की वजह से ये जो कमीशन है ये 2 वर्ष पहले आ गया। और वो कौन सा कमीशन आया? 2 वर्ष पहले आया। और वो कौन सा कमीशन आया? वो लिख लीजिए, 2 वर्ष पहले वो कमीशन आया, साइमन कमीशन, ठीक है। कौन सा कमीशन है? साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन है? साइमन कमीशन। भारत आया। और भारत सबसे पहले कहां पर आता है? भारत में सबसे पहले आता है बॉम्बे के अंदर। और बॉम्बे के अंदर भारतीयों के द्वारा इन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं, भारतीयों के द्वारा नारे लगाए जाते हैं, साइमन गो बैक, इस तरह के यहाँ नारे लगाए जाते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट से बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसे, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा कि जो काले झंडे दिखाई गए, ठीक है ना, काले झंडे जो दिखाए गए कहां पर? बॉम्बे के अंदर। नारे लगाए गए कहां पर? नारे लगाए गए बॉम्बे के अंदर। कौन से नारे? साइमन गो बैक, ठीक है। कहां पर लगाए गए? बॉम्बे के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये कहां पहुंचता है? इसके बाद ये लाहौर पहुंचता है, ठीक है। लाहौर पहुंचता है। और लाहौर यहां पर और भी भारतीय जो थे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे, और यहां पर एक पुरजोर विरोध किया गया। उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वहां के जो लेफ्टिनेंट थे, नाम था लेफ्टिनेंट स्कॉट, इस लेफ्टिनेंट स्कॉट ने वहां पर लाठी चार्ज के ऑर्डर कर दिए, आदेश दे दिए, और वहां पर लाठी चार्ज हो गया। और उस लाठी चार्ज पर भारत के शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहां के जो भारतीय थे, जो कांग्रेस पार्टी थी, किसकी मांग करने लग जाती है? सेल्फ रूल, ठीक है। किसकी मांग करने लग जाती है? सेल्फ रूल की मांग करने लग जाती है। और इस में एक्ट पास होता है 1929 में, अभी जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले, ठीक है ना। एक्ट पास हो जाता है और यहां पर यह घोषणा कर देती है, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, ठीक है, सॉरी पहले बताना भूल गया, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा। यहां पर
भारतीयों ने, कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दी कि हमें स्वराज चाहिए। ठीक है ना, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। ठीक है ना। तो आज के बाद जो भी संग्राम होगा, जो भी बैटल होगी, जो भी युद्ध होगा, अब वो किसके लिए होगा? स्वराज के लिए होगा, कि आजादी के लिए होगा। हमें पूर्ण रूप से आजादी चाहिए, हम किसी भी सरकार के अंडर काम नहीं करना चाहते। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बड़ा ही जबरदस्त एक जटिल एक्ट आता है। ठीक है, एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिसे कहा जाता है बिगेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, बिगेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और इसे कहा जाता है मोर देन 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडोप्टेड। कि जो भारतीय जो संविधान है 70% से ज्यादा कहां से लिया गया है? तो लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। जो आज संविधान, हमारा भारतीय संविधान है, ये कहां से लिया? 70% से ज्यादा हिस्सा ये कहां का है? 1935 में जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कब आया? 1935 में। और यहां पर जो डायकी ऑफ प्रोविंसेस वाज एबोलिश्ड एंड डायकी इन सेंटर वाज अप्लाइड। ठीक है, प्रांत के अंदर ये जो द्वैत शासन था वो पूरी तरह से अबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और ये कहां पर अप्लाई कर दिया गया, कहां पर लागू कर दिया गया? ये प्रांतों के अंदर, राज्यों के अंदर लागू कर दिया गया। तो इससे पहले हमने पढ़ा था 1919 से 1935 तक डायकी जो है, द्वैत शासन है, वो चला। ठीक है ना, और यहां पर ये क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया। नेक्स्ट है इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। इस एक्ट के अंदर प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है ना, कहां से? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, इससे पहले ये कहां पर था? कलकत्ता के अंदर। कौन से एक्ट में पारित होता है ये? कौन से एक्ट में ये एक्ट पास होता है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए? तो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773। ठीक है, किस नेम से पारित हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के नेम से पारित हुआ। किस नेम से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। कब स्टैब्लिश होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता? तो ये स्टैब्लिश होता है एक्ट के पास होने के ठीक एक वर्ष बाद, 1774, 1774 में। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त ऑफर इन 8 अगस्त 1940। ठीक है, 8 अगस्त 1940। ठीक है, इसके अंदर क्या था? फाउंडेशन ऑफ वार एडवाइजरी। अब ये अगस्त ऑफर के अंदर क्या था? फाउंडेशन ऑफ वार एडवाइजरी। अब ये क्यों कह रहा है कि वार के लिए एक आप सलाह की एक परिषद बनाएंगे, काउंसिल बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे? क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले, अब ये सेकंड वर्ल्ड वार होता है 1939 में, सेकंड वर्ल्ड वार होता है। उसके अंदर अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस की बिना परमिशन लिए इंडियन को, भारतीय सैनिकों को ये शामिल कर लेते हैं ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में, जो कि सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ रहे हैं। ठीक है ना, यहां से कांग्रेस नाराज होती है, बिना परमिशन के आप लेके जा रहे हो हमारे भारतीयों को, भारतीय सैनिकों को। ठीक है, यहां पे कांग्रेस नाराज होती है। इसी वजह से इन्होंने अगस्त ऑफर निकाला 1940 के अंदर, और ये बोला कि ये मांगे जो हैं ये आप अपना लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये क्या है? सेल्फ रूल आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार। और आपको आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको जो सेल्फ रूल है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों बातों से कांग्रेस क्या थी? नाराज थी। ठीक है ना, कांग्रेस क्या थी? नाराज थी। ठीक है, आगे कांग्रेस नाराज थी और भारत फिर नहीं माने। इसके बाद कौन सा मिशन आता है? क्रिप्स मिशन इन 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन में भी इस तरह की चीजें बताई गई थी कि आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सेल्फ रूल दे दिया जाएगा, जो कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन से भी यहां पर भारतीय खुश नहीं थे, और एक यहां पर
इसके बाद भारतीयों के तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट है कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट ये किया गया। ठीक है, और इसके करने के बाद ब्रिटेन की तरफ से एक मिशन भेजा जाता है, और वो जो मिशन है, कौन सा मिशन भेजा जाता है? कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कौन सा है? कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, और ये किसके लिए भेजा जाता है? ये इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भेजा जाता है, संविधान सभा के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के इलेक्शन करवाए, कब करवाए? 1 जुलाई 1946 में। कब करवाए? 1946 में। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है सभी को समझ लगा होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।